को लेकर कल मतदान होगा, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में 2 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतदान स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नगर पालिका भिनगा और नगर पंचायत इकौना में मतदान होगा, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका भिनगा में 17 मतदान स्थल बनाए गए हैं और इकौना नगर पंचायत में 7 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इकौना में 12,000 मतदाता वोट डालेंगे और भिनगा में लगभग 36,000 मतदाता वोट डालेंगे। अब देखने वाली ये बात होगी, इसकी चेहरे पर ताज रखा जाएगा। नगर निगम चुनाव का वोटिंग कल होगा और कल के वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज देर शाम पोलिंग स्टेशनों पे जाना पहुंचना शुरू करेंगे। यदि बात वाराणसी नगर निगम की जाए तो यहाँ पे 1469 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पे लगभग इतने ही कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और सबसे जो खास बात होगी वो ये कि इन बूथों पे 5 लोगों की नियुक्ति होगी, एक पीठाधीन अधिकारी और एक पीठाधीन अधिकारी के साथ 4 और इनके मतदान अधिकारी या ये कहा जाए कि सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो हर बूथ पे लगभग 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगेंगे, ईवीएम लगेंगे, एक सभासद के पद के लिए, दूसरा नगर निगम के मेयर के पद के लिए। समझा जा सकता है कि इन चुनाव को संपन्न कराने के लिए पूरे शहर को 5 सेक्टर में बांटा गया है और इन 5 सेक्टरों के अलावा लगभग 134 ऐसे अलग से पोलिंग होंगे जिनको रिजर्व रखा गया है उन चीज़ों के लिए, जैसे कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी आने की स्थिति में। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो कल डीएम और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने बूथ सेंटरों का न केवल दौरा किया बल्कि वहाँ के चीज़ों को पे भी। नगर निकाय का रण, खास तौर से आपको बता देंगे नगर पंचायत नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से प्रशासन ने कमर कसी है, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। एक गोरखपुर का दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का प्रांगण है जहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने कर रखा है। यही नहीं, जिस वाहन से ईवीएम मशीन या बैलेट बॉक्स ले जाया जाएगा, खास तौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। बस मात्र कुछ ही समय बचे हैं मतदान के लिए। जब वो पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थल पहुंचेंगी तो पूरी तैयारी करके बस कल सुबह से मतदान शुरू होगा और ख़ास तौर से किसके भाग्य का फैसला आएगा यह तो 13 तारीख को ही निर्णय पता चलेगा। फिलहाल सभी पार्टियां, जितने भी प्रत्याशी अपने आप को ही जीत घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं और देखना तो तब दिलचस्प होगा 13 तारीख को जब चुनाव परिणाम। उत्तर प्रदेश में कल 37 जनपदों में प्रथम चरण का चुनाव होना है और मुजफ्फरनगर में भी कल मतदान होगा। मुजफ्फरनगर के मंडी स्थल से सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना कर दी गई है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत है जहां पर कल मतदान होगा। लगभग मुजफ्फरनगर की नगर पालिका में 4,21,000 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 20 जोन में पूरे मुजफ्फरनगर को बांटा गया है, 54 सेक्टर बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कल मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। कल होने वाले नगर निकाय के मतदान को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और सभी बूथों पर यहाँ पर टीम पहुँचेगी, जिसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। लगातार हर बूथों पर सैनिक बल और तमाम पीएससी पुलिस फोर्स तैनात हैं क्योंकि कल होना है नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण का यहाँ पर जौनपुर में मतदान, जिसको लेकर यहाँ से देखिए आपको दिखा रहे पोलिंग पार्टी पूरी तरह तैयार है। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ से पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना होगी और सभी जिले में सभी बूथों पर पहुँचकर अपना वहाँ पर जायजा करेगी और तमाम मतदान को लेकर तैयारी तो पूर्ण हो गई है। और क्योंकि लगातार यहाँ पर जिलाधिकारी अमित कुमार झा और पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है क्योंकि कल 4 मई को जौनपुर में नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली। कल होने कुशीनगर में होने वाले कल नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हालांकि इसकी लगातार जिले के जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसपी धौल जायसवाल के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और उन मतगणना स्थलों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कल होने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आज पोलिंग पार्टियों को
जिम्मेदारों के उपस्थिति में रवाना किया जा रहा है। हालांकि पूरे जनपद की बात कर रहे हैं तो पूरे जनपद में 271 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 611 मतदेय स्थल हैं। उन सभी मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग खुद लगातार जिले के जिलाधिकारी रमेश रंजन के द्वारा और पुलिस अधीक्षक धौल जायसवाल के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे जनपद में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जनपद के जो बिहार से जुड़े सीमा है उन्हें सील कर दिया गया है ताकि कोई अराजक तत्व बिहार से यूपी के बॉर्डर में प्रवेश न कर सके और चुनाव को प्रभावित न करे। इसको देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी। कन्नौज में दूसरे चरण में चुनाव होने को है। हालांकि यह नगर निकाय का चुनाव है जिसको लेकर अब पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि कन्नौज में आज 2 बड़े दिग्गज नेता हुंकार भरेंगे। वहीं अब अखिलेश यादव क्या इस बार अपनी विधानसभा चुनाव के बाद इस नगर निकाय चुनाव में साइकिल दौड़ा पाएंगे। वहीं अब देखना यह होगा कि 2017 में और 2022 में विधानसभा का चुनाव था जिस पर कमल खिला। वहीं अब जबकि कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है और कल जो है पहले चरण में वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें विपक्ष पार्टी ने जिस तरीके से जमीन स्तर पर उतरकर अपनी पार्टी के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है, उसमें से अखिलेश यादव का जो प्रचार करने का तरीका रहा है वो सबसे अलग रहा है, देखने को मिला है। आपको बता दें जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में मेट्रो के जरिए प्रचार किया था और उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये मैसेज दिया है कि जो उन्होंने उपलब्धियां, जो उन्होंने तोहफे लखनऊ को दिए थे, जो उनकी उपलब्धियां हैं उसका बखान किया है। कहीं ना कहीं लखनऊ की जनता को बताया है कि क्या काम उन्होंने किए थे। और वैसे ही आज भी देखने को मिलेगा, आज अखिलेश यादव इकाना स्टेडियम जा रहे हैं मैच देखने। आपको बता दें इकाना स्टेडियम भी जो है अखिलेश यादव की देन है लखनऊ वासियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी का साफ तौर पर मैसेज है कि जनता को दिखाना कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने लखनऊ के लिए की थी और उनके संकल्प पत्र में भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उन्होंने साफ कहा है कि लखनऊ के विकास को लेकर वो आगे काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत सीटों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे चित्रकूट पर हैं। ब्रजेश पाठक ने पुरानी कोतवाली के पास बीजेपी समर्थित प्रत्याशी करवी नगर पालिका से नरेंद्र गुप्ता के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तीनों नगर पंचायतों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट की अपील की है। अब से कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी नगर पालिका करवी से नरेंद्र गुप्ता हुआ तीनों नगर पंचायतों के लिए पुरानी कोतवाली के पास से रोड शो करेंगे, जहां पर जनता जनार्दन से अपने समर्थित भाजपा प्रत्याशियों के लिए नगर निकाय चुनाव में जीत की अपील करेंगे। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इसी रथ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहीं से कुछ ही देर बाद रोड शो कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की। नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की तो वो अलर्ट मोड पर जरूर दिखाई दे रहा है। कल मतदान होना है जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग करके भाग्य का फैसला जरूर करेंगे। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने लगातार छापेमारी की कार्रवाई करते हुए, चाहे वो वाहन चेकिंग हो और चाहे वो जिस तरह की भी सूचना प्रशासन को मिल रही है और तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए थाना मिल एरिया के धमसी राय का पुरवा में कार्रवाई करते हुए जो प्रत्याशी हैं, सभासद के पद के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक के घर से 5 लाख रुपए बरामद किया है और कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। फिलहाल उनको ये मौका जरूर दिया गया है कि इन पैसों का ब्यौरा जरूर पेश करें। ब्यौरा न पेश करने पर कार्रवाई आगे जारी रहेगी और लगातार जिला प्रशासन अपील भी कर रहा है कि किसी भी तरह के प्रलोभन की वस्तु अपने साथ न रखें, अन्यथा कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। न्यूज़ 1 इंडिया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोना सिंह की खबर को, आचार संहिता के उल्लंघन खबर को प्रमुखता से चलाया था। प्रमुखता से खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। आपको बता दें न्यूज़ 1 इंडिया ने एक खबर चलाई थी। इस खबर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे।
ढोल नगाड़ों के साथ ये लोग बिना परमिशन रैली निकाल रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये लोग किस तरीके से आचार संहिता कानून को ताक पर रखकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर प्रमुखता से चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने सोना सिंह सहित करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, सोना सिंह पूर्व में भी बसपा पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस के नगर पंचायत मैडू में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीनू गुप्ता के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पुलिस ने कायम किया है। आपको बता दें, इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जी मेहनत कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि मीनू गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार कर रही थी। पुलिस का कहना है कि 500 लोगों की भीड़ के साथ वह बिना परमिशन के प्रचार प्रसार कर रही थी, जिस पर उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना हाथरस प्रभारी ने बताया कि केवल प्रत्याशी को अपने साथ 5 लोगों के साथ प्रचार करने की अनुमति होती है। अब इस प्रचार का उल्लंघन किया है, इस पर मुकदमा कायम किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अकाली दल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसको लेकर आगरा में गुरुद्वारे के पास अकाली दल ने अपनी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस बार अकाली दल का कहना है कि इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उन्होंने अपनी चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकता भी बताई। उन्होंने कहा अकाली दल की इस बार प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार को लेकर रहेगी। इस बार उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 2-2 मोदी खाने भी हमारी अकाली दल के माध्यम से रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा के माइनॉरिटी स्कूल खोलकर अनुसूचित जाति को निःशुल्क शिक्षा देने का काम अकाली दल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अकाली दल शुरू से ही लोगों की सेवा के लिए काम करता रहा है, चाहे पनवारी कांड हो जिसमें कई लोगों की मौत गई। इसके अलावा अकाली दल ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अपनी प्राथमिकता बताई। इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अकाली दल का किस प्रकार बहुमत मिलेगा, किस प्रकार लोग इसका समर्थन करेंगे, ये देखने वाली। जालसाजी के मामले में गिरफ्तार संजय शेखपुरिया से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस को अब संजय शेखपुरिया की 6 दिन की रिमांड मिल गई है। सीजीएम कोर्ट से उसको 6 दिन की रिमांड पर पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस आज सुबह 10 बजे से लेकर 29 तारीख की शाम 4 बजे तक लगातार संजय शेखपुरिया से पूछताछ करेगी और कहीं न कहीं उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगी जिनको लेकर जब जेल में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो वो इन सवालों को लगातार नकारता रहा। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से उसके एनजीओ जो कि यूथ फाउंडेशन है को बड़े पैमाने पर रकम उपलब्ध कराई गई। ये रकम आखिर किन कारणों से दी गई, ये भी पुलिस के लिए कहीं न कहीं चुनौती है। साथ ही साथ पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कहीं काले धन को सफेद करने वाले लोगों ने ये धन इसके फाउंडेशन में तो नहीं भेजा। साथ ही साथ उसकी पत्नी के नाम पर भी 350 करोड़ से ज्यादा की लोनिंग है जिसको लेकर उसको नोटिस जारी हो चुका है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। साथ ही साथ जिन अकाउंट से पैसे आए हैं, जिनके लगातार वो संपर्क में था, उनसे किस विषय को लेकर उसकी बातचीत होती थी। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल के दिन जो लोग भंडारे कराते हैं उनको लेकर के नगर निगम ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया कि अब जो लोग भंडारा कराएंगे बड़े मंगल वाले दिन उनको पहले नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद वहां की साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो सके, इसको लेकर के तमाम पोर्टल्स के माध्यम से, वन ऐप के माध्यम से या फिर टोल फ्री नंबर 1533 पर कॉल करके जो लोग भंडारा कराना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसके बाद जो नगर निगम है उनकी ओर से इन भंडारों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही साथ जब भंडारा हो जाएगा उसके बाद वहां पर साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा टीम भेजी जाएगी। साथ ही साथ जब बात करें लखनऊ नगर निगम लखनऊ में तो लमसम हर मंगलवार को लमसम 2500 से ज्यादा भंडारे होते हैं। ऐसे में जो है गंदगी फैल जाती है, कूड़ा सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। ऐसे में नगर निगम चाह रहा है कि इस बार इस तरह की व्यवस्था की जाए कि साफ सफाई भी समय रहते। पिछले करीब 11 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों की मांग है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो कहीं न कहीं इस्तीफा दे।
इसके साथ ही पहलवान शुरू से ही मांग कर रहे थे कि बीजेपी सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इन पहलवानों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। तमाम जो नेता है वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इन पहलवानों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं में बात करें तो प्रियंका गांधी के अलावा जयंत चौधरी, पप्पू यादव सहित तमाम ऐसे जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने भी इनका समर्थन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ने इन पहलवानों का समर्थन किया है। पहलवानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जंतर मंतर पर और लगातार पहलवान यही कह रहे हैं कि हमारा किसी भी तरीके से किसी से राजनीतिक द्वेष नहीं है और कोई भी अगर कोई नेता यहाँ पे आकर राजनीतिक बात करता है या किसी भी तरीके के अनर्गल बयानबाजी करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हमारी जो मांगे है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो और उसी मांगों के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज भी तमाम खाप पंचायतों के पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ पे जारी रहेगा, क्योंकि पहलवानों को कहीं ना कहीं खाप पंचायतों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा खासतौर पर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, वहीं केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख रहे हैं। राजधानी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ और चेन्नई के बीच धमाकेदार मैच खेला जाना है। दोपहर 3:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। बात करें अगर चेन्नई टीम की, तो चेन्नई टीम से महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए तमाम प्रशंसक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर से आज इकाना स्टेडियम पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि धोनी इकाना स्टेडियम में आखिरी बार मैच खेल सकते हैं, क्योंकि इस बार धोनी को देखने के लिए दर्शक भारी संख्या में पहुंचे और टिकट की अगर हम बात करें तो लगभग सारे टिकट बिक चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मैच के दौरान कहीं यातायात बाधित ना हो उसको लेकर भी बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई हैं। दोपहर 3:30 बजे जब मैच खेला जाएगा तो देखना होगा कि चेन्नई की तरफ से कौन धमाकेदार बैटिंग करता है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो 3 बार लगातार अपने होम ग्राउंड में हार चुके हैं। ऐसे में उस हार को कैसे रोका जाए और चेन्नई पर कैसे जीत दर्ज की जाए, इस पर भी विचार विमर्श लगातार सरकारी अस्पतालों के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी पर्चा बनवाने के लिए, यानी कि पंजीकरण कराने के लिए, अब आपको वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यानी कि आभा ऐप के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आप पंजीकरण पर्ची दिखा करके आप अपना पर्चा ले सकते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल थे जहां पे लोगों को लंबी लाइन का कतार से गुजरना पड़ता था, लेकिन शायद अब नए ऐप के माध्यम से उन लोगों को जो है मरीजों को वहां लंबी लाइनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर आप घर बैठ करके पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकरण कराने के बाद आप जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहीं पर आपको एक पर्ची मिल जाया करेगी। यानी कि साफ तौर पर उस आभा ऐप के माध्यम से आप अपना पंजीकरण दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा लंबी लाइन नहीं से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से इस ऐप को संचालन किया जा रहा है। यानी कि बहुत जल्द इन अस्पतालों में ऐसे ऐप का संचालन किया जाएगा और अस्पतालों में जो लंबी लाइनें लगती थी वो देखने को नहीं